इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां। माल जब किसी सरकारी गोदाम से चाहे कहीं से गोदाम से वो लोग उठाते थे तो उसके अनुसार कुछ नीतियां होती थी, कुछ रूल्स होते थे, उसको इन सभी लोगों को निभाना पड़ता था। अब रूल्स क्या था क्या नहीं था, नीति वो क्या बनाए थे क्या नहीं बनाए थे, वो पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप बाकी का बताओ कि आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप करके बताओ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प चाहे जो भी वो बना, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। कुछ भी बनाएंगे तो कच्चा माल तो लगेगा, अनेकों प्रकार के लगेंगे। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। उस समय स्थानीय जिस जगह पर फैक्ट्री होती थी वहां पर मिट्टी आराम से मिल जाता था। जहां पर चिमनी होता है ईटा पकाने वाला, वहां पर मिट्टी आसानी से मिलता है। उधरे के मिट्टी को मिलाकर ईटा लोग पका देता है कि नहीं? तो बस वही चीज इधर भी है। कुछ अन्य जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से, और धातु उस जगह से लाए जाते थे जहां पर गीला मिट्टी हो, बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। यहाँ पर धातु और जो जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाने पड़ते थे। वो कौन सा? लकड़ी और धातु बाहर से आता था, बाकी सब उधर का ही था। पत्थर, मिट्टी, सब चीज उधर मिल जाते थे, बस केवल लकड़ी और धातु चाहे जलोढ़ मिट्टी ये सब उधर से मंगाए जाते थे। चाहे जहां पर पानी वाला इलाका हो वहां पर लकड़ी अच्छा होता है तो वहां से मंगा लेंगे। धातु की बात हो गई तो जहां पर पानी वाला इलाका होता है वहीं पर खोदने के बाद कुछ धातु वाला सामग्री मिल जाता है। आजकल आप जो बैटरी में इस्तेमाल करते हो लिथियम बैटरी, लिथियम और पॉलीमर, ये कहाँ से आता है? सब पानी के अंदर से आता है, तालाब के अंदर से आता है। जिस पानी में एस्ट्रोनॉट गिर चुका है, उल्का पिंड, तो उल्का पिंड गिरा है तो उसके रिएक्शन के वजह से वहां पर कुछ अनेकों अजीब प्रकार के लिक्विड बन जाते हैं, जिसका इस्तेमाल लोग सोलर में कर लेते हैं, बैटरी में कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, किट में कर लेते हैं। बैलगाड़ियां के मिट्टी बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने। अब मिट्टी से खिलौने बनते थे बैलगाड़ी वाला, और अधिकतर बच्चे लोग खेला करते थे। प्रतिरूप संकेत करते थे यह कि सामान्य, यहाँ पर देखा जाए सामान्य तथा लोगों के लिए स्थल मार्ग द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियां जो थी, सिंधु और उसके उपनदी जो झेलम, जो पाकिस्तान पंजाब से होते हुए जो 5 नदी आता है ना, झेलम, सरस्वती, तो ये सब मिला चेनाब, तो ये उनके सहयोगी नदी थे, तो उनसे मार्ग आसान हो जाता था। तो यहाँ पर लिखा गया है सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों पर, साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। और उसके साथ जितने भी तटीय मार्ग थे किनारा वाला, तो वहां से सामान को ले जाने और ले आने के लिए काम आता था, और उसी बंदरगाह का इस्तेमाल लोग व्यापार के लिए किया करते थे। अब देखो आप यहाँ पे उपमहाद्वीप मतलब दूसरा कॉन्टिनेंट तथा उसके आगे से आने वाला माल, मतलब पहले बोलते थे ना 7 समुंदर पार, तो उधर से आने वाला माल कैसे आता था इसके बारे में। तो हड़प्पा वासी जो थे शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। बहुत अनेकों प्रकार के तरीके होते थे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट, ये 2 जगह है, नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, ये आपको बालाकोट तो पड़ेगा और नागेश्वर ये आपको राजस्थान, गुजरात और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ेगा। तो उधर के इलाके में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समुद्री इलाका है बालाकोट, नागेश्वर, उधर शंख बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि शंख क्या है? घोंघा है, समुद्री घोंघा जो ऊपर आते हैं, नमक की वजह से गल जाते हैं, उसी को थोड़ा और नमक डाल के गलाकर और उसका लोग इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में बजाने के लिए। हो गया शंख, तो वहां पर ज्यादा मिलता है। बस्तियां स्थापित की, वहां पर बस्ती लोग आसानी से लगाया। और ऐसे ही कुछ अन्य पूरा स्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में। सुरतुघई, अफगानिस्तान में एक जगह था सुरतुघई,
जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोतों के निकट स्थित था। वह मतलब सबसे ज्यादा कीमती पत्थर मिलता था, नीला पत्थर वहीं पर, और वो लोग उसका व्यापार करते थे। तथा लोथल जो कार्निलियन कार्निलियन गुजरात में भरौचा, गुजरात में एक जगह है भरौचा, पहले उसको कार्निलियन बोलते थे। जो लोथल उसको भी बोला जाता है लोथल, और अनेकों प्रकार के नाम है उसके। लोथल वहां पर सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान से के स्रोतों के निकट स्थित था। राजस्थान से ही उसको क्या मिलता था? धातु। और सेलखड़ी का पत्थर राजस्थान से मिल जाते थे, क्योंकि राजस्थान और गुजरात पत्थर का भंडार है भैया। और गुजरात में भरौचा में आपको उधर शंख मिल जाएंगे, चाहे अनेक प्रकार के पत्थर मिल जाएंगे। वो रंग बिरंगे पत्थर जो समुद्र से निकलता है ना, वो पत्थर आपको वहां पर मिलेगा। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी। कौन सी नीति थी? राजस्थान के खेतरी अंचल तांबे के लिए, खेतरी अंचल मतलब खेतरी जिला राजस्थान के, तो वहां पर तांबे के लिए बहुत ज्यादा भंडार था, वहां से तांबा मिलता था। और दक्षिण भारत में सोने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह था। दक्षिण भारत में सोना मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सोना का खदान है उधर। जैसे क्षेत्रों में मतलब इन सभी क्षेत्रों में अभियान भेजना मतलब उसमें आदमियों को भेजना और काम करना है, किधर क्या मिल रहा है। और इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ, उधर के जो स्थानीय लोग रहते थे उनके साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। और इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पा पुरावस्तुएं जो थी, ऐसे संपर्क की संकेत है कि वहां से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दक्षिण भारत से ये सब जुड़ा हुआ था, मतलब ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। खेतरी क्षेत्र में जो मिले साक्ष्यों को, खेतरी क्षेत्र मतलब राजस्थान का जो खेतरी इलाका है, वहां पर जो सबूत पुरातत्वविदों को मिला है, जो भी पुरातात्विक विभाग के लोग हुआ करते हैं, गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है उसको, मतलब गणेश्वर और जोधपुर के नाम से उसको पुकारा जाता है। और इन संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड मतलब उधर के माटी का बर्तन हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे, अलग थे। तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की अवधारणा, चाहे तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर उसके वस्तु मिले हैं, तांबे के वस्तु। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी जितने भी थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते थे। उधर के लोग हड़प्पा सभ्यता में जितने भी लोग रहा करते थे, उन सभी को तांबा बेचने का काम वो लोग किया करते थे। ये आप तस्वीर यहाँ पर देखो, ये भूमध्य सागर है, ये बीच वाला सागर है। अपना हिंदुस्तान इधर को आता है, अपना हिंदुस्तान किधर को आता है? इधर को आता है। मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ये देखो भूमध्य सागर इधर को है, अपना हिंदुस्तान वाला इलाका इधर को है, ठीक है। और ये यहाँ से पाकिस्तान चला जाता है, ये जो इलाका हो जाता है यहाँ से इधर का पाकिस्तान हो जाता है। तो ये हड़प्पा जो इलाका आपको सामने जो दिख रहा है, हड़प्पा दिखा ना इधर जहां मैं मिटा रहा हूं हड़प्पा, चलो मैं थोड़ा इसको गोल करके दिखाता हूं। ये वाला इलाका, तो इधर को हड़प्पा, तो खास करके इधर के लोग जो हुआ करते थे, ये जम्मू कश्मीर से सटा हुआ था, इसलिए पूरा माना जाता था कि वही है। और मोहनजोदड़ो भी उधर हुआ करते थे, इसी इलाके में, इधर के साइड में। तो दोनों बड़ा शहर इधर ही था। और ये रहा लोथल, ये गुजरात का इलाका है, ठीक है। और ये मेलुहा, ये अभी पाकिस्तान में आता है। ये सब जगह क्या थे? ये सब जगह पर बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था। अलीतन डेप ये जगह, तुरान इधर भी, शहरे सोख्ता, तो ये सब जगह थे आने जाने का। और जो सामने से आप ये रास्ता जो देख रहे हो, इधर से एक मतलब गैप आता है ना इधर से, और इधर से ही नाव आ जाते हैं इधर को होते हुए। थोड़ा सा लाइनिंग लेकर मैं बता दूं अब आपको, इधर से होते हुए नाव आता है अब हिंदुस्तान में। इसको स्विस कैनाल के नाम से हम लोग जानते हैं।
और इसको पार करके यहाँ से इसको तोड़ दिया गया है, और तोड़ कर हम लोगों का सारा नाव इधर के रास्ते से ही लेकर आया जाता है। जो हमारे बंदरगाह, पाकिस्तान के बंदरगाह उधर, हमारे बंदरगाह चालू होते हैं यहाँ से फिर यहाँ पे चालू हो जाएंगे, फिर अपना बंदरगाह यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर ये मुंबई वाला इलाका है, फिर इधर का इलाका है, फिर इधर का इलाका है। सब हम लोग का बंदरगाह वाला इलाका ही है। इधर से लेकर इधर तक सारे लोग बसे हुए रहते हैं। ये लाल सागर है जिसको रेड सी भी बोला करते हैं। और रेड सी इधर डॉल्फिन तो होते ही थे, बहुत बड़ा बड़ा शार्क भी उधर होता है सब। और ये जो अरब सागर का इलाका है, यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ये जो अरब सागर का ये वाला जो इलाका है पूरा, तो इस इलाके में हमको क्या देखने को मिलता है, थोड़ा बर्फीला एरिया ज्यादा है, इसलिए इधर के लोग थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि नाव हो जा रहा है तो कैसे जाएंगे, क्योंकि पानी के ऊपर इतना बड़ा बड़ा पत्थर जैसा एकदम बर्फ होता है ना कि अच्छे अच्छे नाव को डुबा सकता है। बहुत ताकत होता है बर्फ में। देखने में भले वो छोटा होता है सब ऊपर से, लेकिन नीचे भी उतना ही होता है। तो ऐसे हम लोग व्यापार किया करते थे, हम लोग इधर से लेकर उधर तक बेचा करते थे ये सब। और पहले का जो नाव था इस रास्ते से होकर आता था, ये लाल सागर होते हुए इधर से होकर आपको मानचित्र जो लिख रहा है इधर से होते हुए अरब सागर होते हुए आएगा। और रोकने का जगह इधर ठावा ठैया रोकने के लिए जगह बनाए गए थे। अब आते हैं, देखो हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिम एशिया कैसे ये लोग जोड़ते थे अपने आप को। पैमाना नहीं दिया गया है रेखा चित्र में। अब आता है सुदूर क्षेत्रों के संपर्क कैसे हुआ करते थे, उधर के लोग कैसे क्षेत्र चलाया करते थे, उनसे संपर्क कैसे होता था दूर दूर के लोगों से। हालांकि हाल ही में हुए पुरातात्विक खोजे जो हाल ही में हुआ है, ये इंगित करता है कि तांबा सभ्यता जो था अरब प्रद्वीपीय के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाए जाते थे, और ओमान से भी ये सब लाए जाते थे भारत में। और ओमान का जो इलाका है सबसे अमीर इलाका है। ओमान का अगर एक सिक्का अपने पास आ जाए, एक का नोट, तो अपने पास 230 रुपया हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 230 रुपया हो जाएगा। बहुत ज्यादा वो अमीर देश है। वहां पर सोना चांदी खदान, बहुत ज्यादा उधर खदान है जी, हीरा मोती सब चीज का खदान है उधर। इसीलिए वहां पर तो आपको अपना गाड़ी लेने का मन नहीं करेगा। वहां पर टैक्सी ऐसा चलता है, एकदम सुपर फास्ट टैक्सी चलता है, बैठो। वहां पर खाना खाने के लिए टेंशन नहीं होता है, किसी भी होटल ढाबा में जाके खा सकते हैं फ्री में। वहां पर खाने के लिए पैसा नहीं लगता है, बाकी सब काम के लिए पैसा लगता है। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। निकल एक धातु होता है, तो निकल के अंश मिले हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि तांबे में निकल नहीं मिलाओगे तो थोड़ा तांबा मजबूत तो होता ही नहीं था। तो चिकना वगैरह बनाने के लिए उसमें निकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करता है। दोनों के भविष्य में जो बदलाव आया उनके लिए वह संकेत करता है कि हमारे वजह से आया। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। कैसे? एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, मतलब बड़ा सा बर्तन जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे, मर्तबान। तो मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ये कहां से मिला है? ओमानी जगहों से ये मिला है। देखने के लिए अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसा ही है वो। और काला कलर का मिट्टी का पूरा ऊपर से लेप लगाया गया है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के सिराव को रोकता था। तरल पदार्थ, तेल वाला पदार्थ, उसको बहे नहीं, इसलिए उसको लगाए जाते थे कि मतलब जो हंडा बनता था उसके बाहर ना जाए, सेफ रहे, उसमें सुरक्षित रहे। हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, व्यापार करते थे। क्योंकि इसमें जो भी रखते थे तांबा के रूप में इसको व्यापार करते थे। इसमें कुछ लेते होंगे, चाहे इसको देते होंगे, चाहे इसमें तांबा लेकर जाएंगे उधर से इतना भरकर लाएंगे। तो ये सब माना जाता है। ये ओमान में मिला हुआ तांबा है, हड़प्पाई मर्तबान है, बड़ा सा भांड है।
ये सामने आप देख सकते हो, ये सामने जो दिख रहा है ये मोहर है। क्या है? मोहर है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यह मेसोपोटामिया का एक विशिष्ट बेलनकार मोहर है, ठीक है। परंतु इस पर बना हुआ कुबरदार वृषभ मतलब बैल का चित्र दिखाया गया, जिसके ऊपर कुबर निकला हुआ है, देखो सामने यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, तो ये चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीक होता है, मतलब सिंधु के इलाके में जब खुदाई हुआ तो ये सब वहां पर मिला। आगे देखते हैं हम। तीसरी सहस्त्राब्द ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। अब यहाँ पर देखा जाए ईसा के 300 वर्ष पहले की बात जब यहाँ पर हो रही है, तो मेसोपोटामिया के जितने भी लेखक थे ये संभवतः मानते थे कि ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था यही ओमान। ओमान के लिए क्या था? क्योंकि वो मेसोपोटामिया के हिस्से माने जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये लोग लिखे कि संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिले हैं, और उसी नामक क्षेत्र से तांबे मिले हैं, तो तांबिस्तान हो सकता है भैया। लेकिन ओमान का जो राजा था बड़ा अमीर था, इतना अमीर था कि आज के बड़े से बड़े अमीर लोगों का हालत खराब हो जाएगा उसके सामने, इतना अमीर था। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। क्या मिले हैं? मेसोपोटामिया से जो हमें तांबे का कुछ भी मिला है उसमें निकल्स मिला है। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहर जो थे, हड़प्पाई मुहरे, बांट, पासे तथा मनके शामिल है। ये सब हमें वहां से मिले हैं। और इस संदर्भ में हम देखेंगे, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि मेसोपोटामिया के जितने भी लेखक थे, दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप मतलब बाहर के ही रहने वाले थे, बाहरी देश के ही रहने वाले थे। मगान तथा लेहुआ संभवतः बात कर ले तो हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द ये माना जाता था। मेहुला और मगान जो भी पाकिस्तान में है, तो मगान और मेलुहा नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिली है हमें हड़प्पा क्षेत्रों में। और यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादकों चाहे उधर के निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं, जैसे में कार्नेलियन गुजरात, कार्नेलियन लाजवर्दमनी। तो कार्नेलियन पत्थर का नाम है, उस जगह के नाम से उसका नाम रख दिया गया। लाजवर्दमनी, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां मंगाए जाते थे और वहां से मिले भी हैं। मेहुला के विषय में, और मेहुला एकदम जंगली इलाका था जी, पूरा जंगल वाला इलाका था। तब मेहुला के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक मतलब एक अफवाह का बात है। यहाँ पर अफवाह आता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। राजप्रसाद में क्या, जब उधर राजमहल जो था उसमें सुनाई देवे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। मोर को ही हाजा पक्षी बोलते थे, जो आराम से महल में घूमा करता था। क्या यह नाम उसे अपने आवाज से मिला था कि नहीं मिला था, ये तो नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसा संभव है कि ओमान बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुदायिक मार्ग से था, मतलब उससे संपर्क रखता था, वैसे सामुदायिक मार्ग पर ही था। मेसोपोटामिया में ओमान जो था एक व्यापारिक मार्ग के सटले इलाके में था। मेसोपोटामिया के लेख जब पढ़ोगे मेहुला लेख, उसमें नाविकों का देश कहते हैं। मेहुला को नाविकों का देश कहते हैं, याद रहेगा। और इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। जितने भी वहां का सिक्का है उस पर उसके चित्र वहां पर देखने को मिलेगा। जहाज का चित्र तो उसमें मिलेगा ही, जहाज और नाव। ये चित्र जो आपको देख रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहरीन में मिली गोलाकार पत्थर है।
ये महरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी, उस प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिले हैं। रोचक तथ्य तो यह है कि दिलमून के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक के अनुसरण करते थे, इसलिए शायद वहां पर ऐसे ज्यादा भीड़ लग जाते होंगे। ये नाव के चित्र वाली मोहर है जो लगता है कि मेलुहा का ही हो सकता है, और ये उन लोगों का कुछ नोट्स वगैरह होगा भैया, इससे कुछ व्यापार वगैरह करते होंगे, मुझे तो नहीं पता है। क्योंकि इसके बारे में लिखा है ये नाव के चित्र, ये नाव जैसा ही देखो यहाँ पर बना हुआ है ना, ये मोहर है, नाव वाला मोहर है। और ऊपर का जो चित्र ये गोल वाला दिख रहा है, ये चित्र है एक सिक्का का, ऐसे मोहर का ही माना जा सकता है, मोहर है भैया। आगे यहाँ पर देखो आप, एक प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर हैं, ये ऐसे ही लिखे जाते थे पहले के जमाने में, ऐसे ही लिखे जाते थे सूचना पत्र। अब समझो कि ये कहना क्या चाहता है जी, कहना क्या चाहता है, इससे समझ में आता क्या है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। अब पता नहीं हमारे पुरातात्विक विभागों के लोग जितने भी थे वो क्या समझे होंगे। इसको समझे होंगे जीरो, क्रॉस चिन्ह, प्लस, इसको समझे होंगे टी, दिल, फिर ये जीरो वाला, ये क्वार्टर, ये ट्रायंगल जैसा है, ये ए, जीरो जीरो, और पता नहीं क्या क्या समझे होंगे, मुझे तो नहीं पता, मुझे ये नॉलेज, मुझे ये भाषा आता ही नहीं है। अब आते हैं मुहरे की बात, ठीक है। तो मुहरे, लिपि तथा बाट। मुहरे, मोहर, लिपि, भाषा और बाट किस पर बनाए जाते थे, ठीक है। अब पहले आते हैं मोहरे और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रा के मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया है। कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा गया है, उसका मुख्य जो था, मुख्य रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबा दिया गया, उसको दबाया गया कि उस पर छाप चढ़ जाए कि वो कहां से आ रहा है, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। अब मोहरों पर छाप लग गई तो मालूम चलता था कि यह इस देश की है। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा हो, मतलब अपने सही जगह पर पहुंचने से पहले चाहे पहुंचने तक ये मुद्रा वैसा के वैसा रहा हो, तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर मोहर गड़बड़ हुआ तो उस पर छेड़छाड़ किया गया है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है, और उस मुद्रांकन से मालूम चलता है कि वो किसके द्वारा भेजा गया है और किसको भेजा गया है, इससे समझ में आ जाता है ना। ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये रोपर से मिला हुआ मुद्रांकन है। ये रोपर के इलाके से ये मुद्रा हमें वहां पर मिला है। आप सबको अच्छा लगता होगा देखने में, लेकिन पाकिट में लोगे तो पाकिट फट जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सिक्का रखने की आदत है। 1 का, 2 का, 3 का, 3 का सिक्का नहीं होता, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, आगे न सिक्का। एक समस्या लिपि इधर को है, उसको जानते हैं। सामान्यतः देखेंगे तो हड़प्पाई मोहर पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है कि मालिक का नाम और पदवी क्या है, कौन से पद का मालिक है। विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। मतलब एक सुझाव देने वाला अनपढ़ लोगों को जो नहीं जान सकते, उनको जानवरों चाहे आमतौर पर किसी चित्र को बनाकर ही उसको संकेत के रूप में बताया जाता है कि ये माल हमारा है, हमने बनाया, ये सिक्का हमारा है, आपका नहीं, हमने इसको चालू करवाया। अधिकांश अभिलेख जो है संक्षिप्त है, छुपा हुआ है, कम है। सबसे लंबे अभिलेखों में लगभग 26 चिन्ह हैं। सबसे बड़ा लिखा हुआ जो जगह है उसमें 26
आज भी ABCD में 26 को ही अक्षर होता है और हमारे हिंदी में 35 होता है अक्षर। हालांकि यह लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इतना खतरनाक लिपि है। पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, हम सब मानते हैं। जिसको नहीं पढ़ा जाता होगा उसको कोई ना कोई तो पढ़ा होगा तब तो लिखा है। नहीं थी मतलब यहाँ पर वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि इनमें चिन्ह की संख्या कहीं अधिक है, क्योंकि उसके अंदर में जो स्वर वाला चिन्ह है, चिन्ह बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई उसका अनुमान लगा नहीं सकता है। किसी को आएगा पढ़ने तब न पढ़ेगा जी। लगभग 375 से 400 के बीच, 375 से 400 के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर, जैसा आप हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश लिखा करते हैं अभी। नहीं, ये उर्दू है। दाईं से बाईं, बाईं से दाईं थोड़े, दाईं से बाईं की तरफ जिस तरह उर्दू लिखा जाता है वैसे ही उसको लिखे जाते थे, उर्दू जैसा। आगे देखते हैं। जिसे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ा गया। दाईं से लिखना चालू किया, बाईं ओर स्थान कम पड़ गया, ऐसा माना जाता है जी। आगे देखिए यहाँ पे। अब हम इन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं। अब हम अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को देखेंगे कि जिन पर लिखावट मिली है। मुहरे, तांबे के औजार, बर्तनों, यहाँ पर मर्तबानों के आवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, छोटा छोटा पट्टी, आभूषण, स्थित छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। यह देखिए हो सकता है कि नष्ट प्राय जो नष्ट होने वाला वस्तु है, तो नष्ट प्राय वस्तु पर भी लिखा जाता हो। मतलब जो वस्तु नष्ट हो गया उस पर भी लिखे जाते हो, यह अनुमान लगाया जा सकता है। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? क्या आप ये सोच सकते हैं कि साक्षरता, सब किसी को बराबर ज्ञान था, बराबर का बुद्धि विवेक था, हाँ या ना? तो आपका जो विचार होगा आप इसको पूरा कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए 7-3 जो है बाट। बाट क्या होता है? किस पर बना, मूर्ति वगैरह भी आ जाएगा इसमें। तो विनियम बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। यहाँ पे देखो, जो बांटने वाली बाट जो थी वो सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली थी, एकदम शुद्ध, साफ सुथरा। हाँ भैया आपको दिया, इतना आपसे लेना है, एकदम साफ सुथरा हिसाब किताब होता था। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट नाम के एक पत्थर होता था, उससे बनाए जाते थे। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रचित घनाकार चित्र होते थे। किसी भी प्रकार से उसको घनाकार चित्र बनाया जा सकता था। ये जितने भी वहां के बाट थे, इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800, मतलब जो 2 से ना कटता हो, सॉरी, जो 1 से और 3 से ना कट, 2 से कटने वाले को यहाँ पर लिखा गया है। जो 2 से काटा जा सकता है उसी को यहाँ पर बनाया गया है। तो वैसे तक थे, जबकि ऊपरी मापदंड जो था, मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। इतना तक तो ठीक है, 12,800 तक ठीक है, लेकिन उसके ऊपर का लोग इस्तेमाल करते थे तो उसमें दशमलव जरूर लगाते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। छोटा बाट जो था, तराजू, मतलब छोटा किलो जैसा, तो उसका इस्तेमाल आभूषण तौलने के लिए लोग करते थे। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं और वहां पर धातु का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के तराजू बनाए जाते थे। तो उसका पलड़ा नीचे वाला जो होता है ना, जोखने वाला, तो वो मिला है उधर। आज तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया, पहले तराजू हुआ करता था। आज भी गांव में जाओगे तो आपको मिलेगा, लोग ऊपर करके जोखता था। बाजार वगैरह में जाओगे तो शायद देखने को मिले। तो वहां पर ये सब भी सबूत मिले हैं। अगले भाग में पढ़ेंगे हम प्राचीन सत्ता कि पिछले जमाने में, हमारे पूर्वजों के समय में
और मतलब आज से हजारों वर्ष पहले उस समय कैसे राजा हुआ करते थे, कौन थे, आपने 8 में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, तो आप तो पढ़ते जा रहे हो ना इसके बारे में, तो आराम से पढ़ते रहो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, सलाह देना चाहते हैं, बेझिझक हमारे पास कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।